बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सऊदी अरब के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सऊदी अरब से बात कर रहा था, इकोनॉमिस्ट था, उससे बड़ी डिटेल में मेरी बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पर उस अरब ने मुझे बताया कि सऊदी अरब ने अपने 2025 के जो गोल थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के गोल, उन्होंने 2022 में ही हासिल कर लिए हैं। अब सऊदी अरब के इकोनॉमिक गोल 2025 तक क्या थे? सऊदी अरब चाहता था कि हम $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस करें 2025 तक, लेकिन 2022 में ही उन्होंने $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। अब सऊदी अरब की इकोनॉमी ने $833 बिलियन से जंप किया है $1.05 ट्रिलियन तक, तकरीबन $170 अरब एक साल में ग्रोथ दिखाई है सऊदी अरब की इकोनॉमी ने। ये मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप के अंदर $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया है सऊदी अरब की इकोनॉमी ने। ये इतनी बड़ी इंप्रेसिव फिगर है, यानी $170 बिलियन, लगभग पाकिस्तान की इकोनॉमी का आधा 50% आधा पाकिस्तान की इकोनॉमी उन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर बना दी है अपने मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की इकोनॉमी है टोटल $380 बिलियन, जो इमरान खान के टाइम के ऊपर हुआ करती थी। अब जाकर ये नेगेटिव में चली गई, जिसका इल्जाम ये फ्लड के ऊपर डालेंगे। एक्चुअली में ये $320 बिलियन के करीब जाकर हमारी इकोनॉमी पहुंचेगी। $60 बिलियन का नुकसान हो चुका है पिछले साल में इस मुल्क को। जीडीपी पर कैपिटा डिक्लाइन हो चुकी है। बहुत बकवास रिजल्ट आने वाले मार्च के बाद, जो क्वार्टर कंप्लीट होगा उसके बाद ये सारा का सारा डेटा आना शुरू होगा। आप देखिएगा कितनी नेगेटिव आएगी। उसके बाद ये कहेंगे कि ये सारी की सारी जो है ये फ्लड की वजह से, फ्लड ने तो बहुत कम नुकसान पहुंचाया और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, जो हमारी जीडीपी में 25% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी ये सारा ड्रामा होगा। लेकिन अगर आप देखें तो $170 बिलियन के करीब उन्होंने जंप मारा है सऊदी अरब वालों ने, यानी 50% ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी सिर्फ एक साल में उन्होंने अपनी ग्रो कर दी है। सो ये बड़े मैसिव लेवल के जंप है जो सऊदी गवर्नमेंट ने मारे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि लोग कैसे अपनी हुकूमतों से इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने कैसे डिलीवर किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने अब 2030 का जो मार्क रखा हुआ है, वो रखा हुआ है $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी। वो G10 के अंदर जाना चाहते हैं। G20 में उनका दिल नहीं खुश हो रहा। वो चाहते हैं हम G10 के अंदर जाएं और हम बड़े ताकतवर बनकर आए इस दुनिया के सामने। तो ये वो है सऊदी अरब का विजन। यहाँ पर कुछ अरब लोगों से बात हो रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश थे इस मामला के हवाले से। सो आप देखें कि सऊदी अरब का कितना बड़ा विजन है। बहरहाल इन सब चीजों को छोड़ते हैं, अब आते हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। एक तरफ आपको दुनिया के विजन दिख रहे हैं, चाइना का विजन दिख रहा है, अमेरिका का विजन दिख रहा है, इंडिया का सुपर पावर बनने का विजन दिख रहा है। सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, अपने आप को एडवांस करता जा रहा है, अपने यहाँ पर नए शहर बनाता जा रहा है, उनमें इन्वेस्ट करता जा रहा है। ये विजन दिख रहा है। दूसरी तरफ आते हैं हम पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का क्या विजन है? पाकिस्तान का विजन इसीलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक नालायक फौजी टोला है, जिनको कभी भी पढ़ाई लिखाई से शौक नहीं था, जो जाहिल तरीन लोग थे, जो भी इस मुल्क में जाहिल थे, वो उनको हमने फौजी बना दिया और उनको बाद में हमने जनरल बना दिया, ताकत दे दी, लेकिन इन जाहिलों को अकल नहीं दी, जिसकी वजह से हमारे जनरलों में कभी समझबूझ नहीं आई। और एज अ रिजल्ट क्या निकला है हमारे सामने ये निकला है कि इन जनरलों ने हमारी मंजी ठोक के रख दी। इसके अलावा ये लोग एडवाइस किससे ले रहे हैं? अब ये लोग एडवाइस ले रहे हैं हामिद मीर से, हामिद मीर के भाई आमिर मीर से। हामिद मीर और आमिर मीर क्या है, मुझे कोई समझाए ये दोनों है क्या चीज? और दोनों बंदों ने ऐसे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। इस मुल्क की 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और हामिद मीर और आमिर मीर ने इस मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। और आज से नहीं किया हुआ, ये 90 से चले आ रहे हैं दोनों बेगैरत भाई। अब मैं बताता हूँ कैसे। बेनजीर के साथ इनिशियली टाइम के ऊपर साथ थे, क्या बेनजीर का हम साथ देंगे? जैसे ही बेनजीर की हुकूमत ने इनको आंखें दिखाना शुरू की कि भाई जाओ दफा हो जाओ, ये मतलब पता है क्या करते हैं? ये सियासी जमातों के साथ अलायंस बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप हमारी पॉलिसी टो करें, आप हमारी बात माने। अगर तुम्हें अपनी पॉलिसी बनाकर चलाने का इतना ही शौक है तो सहाफत में क्यों गए हो बेगैरत आदमी? तुम जाओ पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, सियासी जमात बनाओ, उसके बाद जाकर अपनी पॉलिसीज इंपोज करो ना। ये नहीं कर सकता क्योंकि इसको पता है कि इसके अंदर वो ट्रपड़ी नहीं है सियासतदान बनने का, ना इसको पता है कि इसको अपने घर वाले वोट नहीं देंगे। जब ये सियासत में नहीं लड़ सकता ना, तो ये क्या करता है? ये मैनिपुलेशन करता है। फिर जो ताकत में आता है पहले उसके साथ मिलकर बैठता है, फिर उसे देखता है कि यार मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, फिर उससे उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भोंडी एडवाइसेस देता है ताकतवर लोगों को। उनसे लड़ाई हो जाती है, फिर अपोजिशन के साथ हाथ मिला लेता है। फिर अपोजिशन जब हुकूमत में आ जाती है, फिर उनको कहता है कि मैं आपके साथ था, मेरी वजह से आपकी हुकूमत आई, अब मेरी बात मानो। ये इसने पता है कैसे किया? मुशर्रफ जब मार्शल लॉ लगाकर आया तो मुशर्रफ की गोदी में बैठ गया। मुशर्रफ का वक्त जाने का आया तो अपोजिशन वालों की गोदी में बैठ गया। उसके बाद हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, तो उनके साथ मिलकर काम करने लगा। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि तुम 2% के आदमी, हमारी 70 साल की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है सियासत करने की, तुम क्या चूती है हमें सिखाओगे सियासत करना? पीपल्स पार्टी वालों ने इसे लात मारकर निकाल दी। 2008 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ बैठ गया और कैपिटल टॉक के अंदर शो करने लगा कि चोर जो बैठा हुआ है वो जरदारी है। ये हामिद मीर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जाकर ये नवाज शरीफ के साथ मिल गया, नवाज शरीफ को हुकूमत में लाया और नवाज शरीफ को ऐसे ट्रीट किया कि नवाज शरीफ
शरीफ सेकंड हैंड फिगर है, नवाज शरीफ को तो कुछ पता ही नहीं है, सबको जो पता है वो हामिद मीर को पता है। नवाज शरीफ ने इसको लात मारकर बाहर निकाली, फिर इमरान खान की गोदी में आकर बैठ गया, फिर इमरान खान के सामने उल्टी सीधी डिमांडें रखने शुरू कर दी, फिर इमरान खान ने इसको लात मार दी, डिजिटल डाइवोर्स जो हमारे सामने हुआ था, फिर जाकर ये अपोजिशन में बैठ गया। अब जब अपोजिशन निकल जाएगी तो फिर ये इमरान खान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देगा। सो इस भड़वे की, इस सियासी भड़वे की और इसके भाई जो भड़वा है आमिर मीर, इनकी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे मलिया लोधी हो गई और भी बहुत ज्यादा हो गई, आयशा जलाल हो गई, ये जो सिद्दीका है जिसने ये मिलिट्री के ऊपर किताब लिखी थी कि मिलिट्री वालों ने कैसे बजट में खुर्द-बुर्द किए, सो ये हो गई। इनके अलावा और कोई भी नहीं है, ये सारा सर भड़वत करते हैं, कभी उस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ, ना इनका कोई नैरेटिव है ना इनका कोई रिसर्च वर्क है, ये खुद को इंटेलेक्चुअल डिक्लेयर करते हैं। हामिद मीर को क्या पता पॉलिटिक्स का, सीधी सीधी बात है, हम तो सियासी कारकुन हुआ करते थे 2012 से पुराने की बात है। उसके बाद हमने कितनी किताबें पढ़ ली थी, बच्चे थे, हमने इतनी ज्यादा किताबें पढ़ ली थी, रेवोल्यूशनरी फर्वर था। सो उस टाइम के ऊपर लोग किताबें पढ़ते थे। कम्युनिस्ट ने सनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेवोल्यूशंस लाए। अगर दुनिया के अंदर मुल्कों की जो आपने रेवोल्यूशंस देखना है तो सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशन है वो कम्युनिस्ट ने लाया। और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इंस्पायर कहां से हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसीलिए लोग कहते हैं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कम्युनिस्ट जिंदा है और कम्युनिस्ट बार बार दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन ला रहे हैं। सो उन्होंने जो जार के खिलाफ रेवोल्यूशन लाया था जो कि बारबेरिक था बाद में, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा पढ़ते थे। कम्युनिस्ट दुनिया के अंदर क्यों जाने चाहते थे? कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा पढ़ते थे। लियोन ट्रॉट्स्की के कोई ऐसे वगैरह पढ़े ना तो बंदे को पता चलता है कि क्या यार बात है बंदे की, बंदे कितने काबिल है। आप देखें लियोन ट्रॉट्स्की ने कम्युनिज्म के ऊपर इल्जाम लगा टेररिज्म का। कम्युनिस्ट लियोन ट्रॉट्स्की ने उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा 120 पेजेस का एक थीसिस लिख दिया और उससे पूरी मगरबी दुनिया को जवाब दिया। उससे बड़ा लिटरेरी बंदा किसी ने देखा ही नहीं है लियोन ट्रॉट्स्की के अलावा। उसके बाद आप वेस्ट में चले जाए, इनके पास भी इतने ज्यादा फिलोसोफर नहीं थे। आप जर्मनी में चले जाए, जर्मनी में सबसे ज्यादा फिलोसोफर थे। और इनकी आप तकलीफ देखें, इनकी इंटेलिजेंसिया देखें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया देखें, इनके पास है क्या? सारा इंपोर्टेड माल। कभी एक फिलोसोफर बताओ जो पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोड्यूस किया हो, कभी एक फलसफा वाला बंदा बताओ जो इस जर्नलिज्म कम्युनिटी से आया हो, या एक ऐसी किताब बताओ जो इन्होंने तारीख के ऊपर लिखी हो। मैं कुछ दिन पहले जर्मन नाजी की हिस्ट्री पढ़ा था, विलियम शायरर की। उस बंदे ने पूरी जर्मनी की हिस्ट्री लिख दिया। उसके बाद आप अमेरिकन जर्नलिस्ट को देख ले, वो कितनी तारीखें लिखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वॉर, उसके कंक्लूजन ड्रा करना, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्या करते हैं, ये इनको आता क्या है। और आयशा सिद्दीका जो है बेचारी, वो कहती है कि मैंने तो बड़ी किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी है? पब्लिश डेटा था, सारा का सारा मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ था, कुछ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, कुछ आर्टिकल, उन सबको कलेक्ट किया, उसमें से एक किताब बना दी और उसे कहती है कि ये मेरा रिसर्च वर्क है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है और मैंने पूरा रिसर्च वर्क देखा है, भंड किया है। और ये लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ किया। और मलिया लोधी की किताब पढ़ी हुई है, बड़ी किताब है, मलिया लोधी ने ये कर दिया वो कर दिया। इसी तरह से शमशाद अहमद था, उसने भी किताब लिखी थी पाकिस्तान के हवाले से। क्या था पाकिस्तान के? एंथोलोवियन को लेकर आए गए, पाकिस्तान के ऊपर किताब लिखो, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, क्या लिखा है? भंडे। कौन सी ऐसी तारीख लिखी है? हालांकि एंथोलोवियन तुर्की से आया था, उस बेचारे को लिखा है। स्टैनली वुलफर्ड को लाकर बिठा दिया, जिन्ना के ऊपर किताब लिखो। अरे कुछ भी नहीं है, ये इंटेलिजेंशियली बैंकरप्ट लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। और फिर मरियम नवाज कहती है मैं ये किताब पढ़ती हूँ, पाल कह लो। अरे तुम्हें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो तुम पढ़ो गिब्बन्स की हिस्ट्री ऑफ रोम पढ़ो। इसके अलावा तुम पढ़ सकती हो इलियड पढ़ सकती हो, ओडेसी पढ़ सकती हो। सुल्तान मोहम्मद फातेह इलियड बहुत ज्यादा पढ़ता था। सो ये वो किताबें हैं जो आपको रियलिटी से टच करवाती हैं। आप फ्रेडरिक नीशे की बुक्स पढ़ सकती हो, स्लेवरी एंड एनलाइटन माइंड्स। सो ये वो किताबें हैं जो पॉलिटिकल फिलोसफी से। कार्ल मार्क्स को पढ़ो, कम्युनिज्म पढ़ो, ये वो चीजें हैं जो आपको पता था। इमैनुअल कांट को पढ़ो कि स्टेट क्या होता है, जेमी बर्थम को पढ़ो। सो ये वो चीजें हैं जो आपको समझाता है कि तारीख कैसी है। ये वो ट्रेडिशनल क्लासिक बुक्स है। बहरहाल ये भी इसने ड्रामा किया कि ये किताबें मैं पढ़ती हूँ। अगर कोई उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन कर देता कि पॉल कोएल्हो की किताब पढ़ी है तुमने, तो जरा सा बताओ कि ये प्लॉट कहाँ से शुरू होता है, ये कहाँ पर खत्म होता है, तो ये नहीं बताती। ये इसने सारा का सारा इंटरव्यू हम सबको बता था क्या था। बहरहाल शिकायत इस दोगली बंदी से नहीं है, मसला ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी तबाह हो चुकी है। इंटेलिजेंटली ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंटेलिजेंट लोग कम हो गए हैं, हमारी आर्मी के अंदर इंटेलिजेंट लोग नहीं है। हमारे यहाँ पर एक मीडिया का ऐसा तबका आ गया है जिसको मीडिया के अंदर पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है, साजिश करने का दिन रात शौक है। आमिर मीर क्या है? अब कोई समझाए आमिर मीर क्या है जो इसको आपने लगा दिया। और जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं, हम ये करते हैं। 2-3 जर्नलिस्ट लगा है ना पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर, पंजाब का चीफ मिनिस्टर जर्नलिस्ट, पंजाब का स्पीकर जर्नलिस्ट। तो क्या किया जर्नलिस्टों ने? लोगों को मार दिया। इससे पहले जर्नलिस्ट लगाया था नजम सेठी, 35 पंचर लगाकर चला गया। तो ये सहाफी क्या है? ये भड़वे हैं या सहाफी है? सीधी सीधी बात है, भड़वे हैं ये। बहरहाल ये तो इनका काम है, ये लोग करते रहेंगे। ये भड़वों का काम होता है इस तरह से रखने आला। तो ये करते रहेंगे। अब हमें थोड़ी सी ना सीरियस सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी पीटीआई की लीडरशिप को कि इन्होंने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हासिल कैसे करने हैं, इन्होंने करना क्या है। अगर ये लोग हुकूमत में आ भी गए, 2/3 मेजॉरिटी से भी आ गए, आर्मी
इनकी बात नहीं मानेगी, जुडिशरी इनकी बात नहीं मानेगी, जब ये दोनों इंस्टीट्यूशन इनकी बात नहीं मानेंगे तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानेगी, नेब भी नहीं मानेगी। जब नेब नहीं मानेगी तो बच क्या गया पीछे स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर बच क्या गया? बच गई पुलिस। पुलिस भी इनकी बात नहीं मानेगी, कहेगी कि ये लोग भी नहीं सुन रहे तो हम क्यों सुने। गवर्नमेंट कैसे चलेगी? फिर सीधी सीधी बात है, फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? गवर्नमेंट का पावर क्या होगा? गवर्नमेंट का फियर क्या होगा? एक ताकतवर गवर्नमेंट बनेगी कैसे? ये तो सोचना चाहिए ना हमें। अगर जुडिशरी बात मानने को तैयार नहीं गवर्नमेंट के काम के अंदर टांग अड़ा रही है, फौज काम के अंदर टांग अड़ा रही है, नेब काम के अंदर टांग अड़ा रही है, ये आपकी जो है ईसीपी वो काम के अंदर टांग अड़ा रही है, उसके बाद पुलिस भी कहेगी हम क्यों बात माने। जब ये सब इदारे नहीं मान रहे गवर्नमेंट की बात तो हम क्यों बात माने। सो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को देखनी है कि इसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। मैं पहले भी कह रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल होना पीटीआई का मस्ट है, जरूरी है। जब तक फौज पीटीआई के कंट्रोल में नहीं आएगी, आपकी जुडिशरी आपकी बात नहीं मानेगी, कोई भी दल आपकी बात नहीं मानेगा। जिस दिन फौज पीटीआई के कंट्रोल में आ गई, फिर फौज के ऊपर रिलाई नहीं करना, फिर आपने एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, उसके थ्रू आपने पूरे के पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग करनी है। बाकी ये रही बात हामिद मीर, आमिर मीर, इन सब के ऊपर आर्टिकल 5 के पर्चे करवाएं, इन्होंने गद्दारी की है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था वो यूनाइटेड नेशन ने बैक किया था। आपको बहुत ज्यादा क्रॉस सबूत मिल जाएंगे। जब फौज के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, फौज लगाएगी ना 2-3 छितर। जिन जनरलों ने ये सारा का सारा प्लॉट हैच किया है, इनके सबऑर्डिनेट्स खुद ब खुद उठकर कहेंगे कि यार ये इस बंदे ने कहा था, हमें ऑर्डर दिया था, इस जनरल ने कहा था। फिर वो जनरल कहेगा कि हमें हामिद मीर ने कहा था, फिर वो कहेगा कि हमें आमिर मीर ने कहा था, फिर वो कहेगा कि हमें बिलावल ने कहा था। फिर ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी आप अनर्थ कर सकते हो। लेकिन इस सबको करने के लिए आपको पहले चाहिए फौज के ऊपर कंट्रोल। फौज के ऊपर जैसे कंट्रोल हुआ, ये हामिद मीर सब के सब ये आर्टिकल 5 के अंदर धरे जाएंगे। कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसे अमेरिका ने और पाकिस्तानी फौज ने मिलकर कैरी आउट किया था विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी मीडिया, विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। सो ये वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव था, ये तो सारा का सारा हमारे सामने। अब इसको अनर्थ कैसे करना है? आपने पहले करना है फौज के ऊपर कंट्रोल, फिर आपने पकड़ने वो फौजी जिन्होंने ये सारा का सारा ऑपरेशन कैरी आउट किया, फिर वो फौजी खुलकर नाम लेंगे इन लोगों के, फिर ये लोग नाम लेंगे सहाफियों के, फिर ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। इनके ऊपर आप आर्टिकल 5 के केसेस चला सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले फौज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये मत कहिएगा कि ये काम करना मुश्किल है, ये बड़ा आसान है। आप फौज के ऊपर अपना बंदा लगा सकते हैं, वो बंदा जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हो। ये 2 मिनट का काम नहीं है। बहरहाल ये अब इमरान खान के ऊपर है कि इमरान खान क्या करता है। अगर इमरान खान समझौता कर लेता है इसके ऊपर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इसके ऊपर मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इमरान खान ने अपने पाव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। ये वो चीजें जिनके ऊपर इमरान खान ने कार्रवाई करनी है। अरशद शरीफ वाला मामला हो गया, ये बेचारा अली बिलाल वाला मामला हो गया, ये भी आपने करना है। लेकिन ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था या ऑपरेशन रिजीम चेंज था, इसमें बड़े जनरल इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, मीडिया के लोग इन्वॉल्व है। जब जनरल नाम लेना शुरू करेंगे मीडिया के लोगों का, जब जनरल नाम लेना शुरू करेंगे पीपल्स पार्टी के लोगों का, तो बहुत ज्यादा मतलब है ना, मीडिया के ऊपर कोराम बचेगा और फिर पता चलेगा कि किस तरह का नेक्सस है। इससे अमेरिका की भी नींदें हराम हो जाएंगी। सो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को करनी है। अब ये अगर इमरान खान नहीं कर सकता तो पाकिस्तान के अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आया। फिर एक तरह की गवर्नमेंट चेंज हुई, एक तरह का इलेक्शन हुई, लेकिन निजाम नहीं बदला। अगर हमने निजाम बदलना है तो हमें फौज के ऊपर कंट्रोल करना है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।